हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर सी बुक के चैप्टर नंबर 15 के ऊपर, जिसका कि नाम है स्ट्रिंग्स। इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन जब हम करेंगे तो इसके अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रिंग्स को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से स्ट्रिंग्स को हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करते हैं, किस तरीके से स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग को कॉपी करना, पेस्ट करना, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्करेंट करना। ये सारे ऑपरेशंस को हम सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 15 के ऊपर आगे बढ़ने से पहले अभी तक हम लेटर सी बुक के टोटल 14 चैप्टर को न केवल स्टडी कर चुके हैं बल्कि एक एक क्वेश्चन उसका सोल्व कर चुके हैं। तो एक बार हम उसका रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेटर सी बुक के अंदर सबसे जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 01 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से सी लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि हमारी किसी भी लैंग्वेज के रूल्स ऑफ डिफाइन होते हैं जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके बेस के ऊपर प्रोग्राम को लिखा जाता है, जिनको कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड करता है। वो सारा कुछ हमने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ये देखा था कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि टाइप डिक्लेरेशन हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, सेंटेंस हो गया, इंस्ट्रक्शन के टाइप हो गए, ये सब किस तरीके से होते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का क्या यूज होता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या जनरल लैंग्वेज के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कई बार सिचुएशन आती है कि हमारे पास में दो चॉइस अवेलेबल होती है, दो चॉइस में से हमें किसी को चूज करना होता है। तो मतलब कि वहां पे डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको ए चूज करना है, बी चूज करना है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जहां पे भी हमें ये ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ए चूज करना है कि बी चूज करना है, तो वहां पे काम आते हैं हमारे पास में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर की हमने स्टडी करा था इफ कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद में जब हमारे पास में अगर कुछ ऐसे डिसीजन होगी जो कॉम्प्लेक्सिटी उनके अंदर बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस होती है, इन द सेंस मतलब ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनमें से किसी को चूज करना है, तो उसके लिए हम किस तरीके से किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का, जिसके अंदर की हम स्टडी करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को और टर्नरी ऑपरेटर्स को। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब आते हैं हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे क्या आता है एंड और। टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास में आता है कि कंडीशनल होता है कि एक कंडीशन ट्रू होने पे क्या एक्सक्लूजन होने वाला है। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन किस तरीके से हम सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करते हैं वो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्या आता है, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर किसी पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना होता है, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर को, कि किस तरीके से उसी लूप को बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कशन करा था वाइल लूप के ऊपर। जब हमारे पास लूपिंग सिस्टम के ऊपर ही बात करते हैं कि मल्टीपल लूप सिस्टम किस तरीके से होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 06 के अंदर, जिसके अंदर की हमने फॉर लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप, कंटिन्यू एंड ब्रेक दो कीवर्ड्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया था कि किस तरीके से एक लूप के अंदर चलते हुए लूप के अंदर अगर हमें प्रोग्राम के कंट्रोलर को लूप से बाहर निकालना है, पॉइंटर को प्रोग्राम से बाहर निकालना है, तो किस तरीके से हम ब्रेक का यूज करते हैं, किस तरीके से हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर था। अब बात आती है कि हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस अवेलेबल हैं, मल्टीपल केसेस अवेलेबल हैं, उन केसेस में से अगर किसी एक को चूज करना है, जिस तरह ये सिंपल से बात करें, अगर हमारे पास मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स चल रहे हैं, मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स का जो अल्टरनेट होता है वो होता है हमारे पास में स्विच केस कंट्रोल। तो स्विच केस जो कंट्रोल होते हैं उन्हीं को केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है उसके अंदर है फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, जिस तरीके से हमें किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना होता है, तो उसके लिए हम लूपिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जिसके अंदर की वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप को हम स्टडी करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास में कुछ ऐसे सिचुएशंस है या पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें कि हमें बार बार कॉल करना होता है, बट वो जो कि परफॉर्म करते हैं सेम तरह का कोई एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं पे कुछ प्रिंट करवाना है 2-3 लाइनें हमेशा, तो इस तरह के पर्टिकुलर कोड को हम एक अलग से ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, जिसका कि नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ, और इस तरह का जो कोड होता है उसको बोल देते हैं फंक्शन। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर में डिस्कशन करा था कि क्यों फंक्शन हम यूज करते हैं, फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस को कॉल करने के प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से एक्चुअल पैरामीटर होता है, कैसे फॉर्मल पैरामीटर होते हैं,
एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर क्या रिलेशंस होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर के किस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं वो डेटा टाइप रिटर्न भी करते हैं, एक फंक्शन से मल्टीपल डेटा को किस तरीके से रिटर्न करते हैं, ये सब चैप्टर नंबर 8 का पार्ट था। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या था, पॉइंटर्स। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसका पर्टिकुलर कोई मेमोरी एड्रेस होता है। अगर उसके मेमोरी एड्रेस को हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर हमारे सामने एक प्रॉपर्टी दी गई जिसको बोलते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके वेरिएबल के एड्रेस लेवल के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब फंक्शन के अंदर डेटा पास करते हैं तो वो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस होता है कि जब एक्चुअल पैरामीटर जो हो रहे हैं, फॉर्मल पैरामीटर जो होते हैं, अगर वो पॉइंटर बेस के ऊपर काम करते हैं, पॉइंटर बेस मतलब कि एड्रेस बेस के ऊपर काम करते हैं या वैल्यू बेस के ऊपर काम करते हैं, अगर उसके अंदर केवल वैल्यूज पास करी जा रही है तो वो हो जाता है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, और अगर उसके अंदर एड्रेस पास करा जाता है तो वो हो जाता है रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। अब एड्रेस किसके थ्रू पास करा जाता है, पॉइंटर्स के थ्रू। तो पॉइंटर का यूज होता है कि मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपका कंट्रोल दे देती है सी लैंग्वेज, कि प्रोग्रामर के हाथ में होता है कि किस तरीके से मेमोरी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने डिस्कस करा था रिकर्जन। रिकर्जन मतलब कि कोई ऐसा टास्क है या कोई ऐसा हमें एक्शन परफॉर्म करना है जो खुद ही खुद को कॉल करता है और हर बार एक पर्टिकुलर बड़ी टास्क को छोटे छोटे टास्क को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल टाइप की जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हमने डिस्कशन करा है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, किस तरीके से रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर की डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, इस तरह के वेरिएबल्स को, ये तो पर्टिकुलर साइज हो गई, ये तो बेसिक वेरिएबल्स हो गए कि बेसिक डेटा टाइप हो गए। अब हमें मान लीजिए कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप जो है उसके अंदर केवल 2 बाइट तक का डेटा स्टोर हो सकता है। अगर हमारे पास में वैल्यू ऐसी स्टोर करवानी है जिसके अंदर की 4 बाइट का डेटा स्टोर होना है या 20 बाइट का डेटा स्टोर होना है, तो उस टाइप के सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो सब कुछ हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर की हमने बोला नाम दिया हुआ डेटा टाइप रिविजिटेड, जिसके अंदर हमने यूज करा था डेटा टाइप के वेरिएंट क्या क्या होते हैं। इंटीजर है तो लॉन्ग इंटीजर क्या होता है, डबल क्या होते हैं, फ्लोट डबल होता है, लॉन्ग डबल क्या हो गया, ये सब कुछ किस तरीके से काम करते हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 11 में। इसके साथ साथ हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमने हमेशा बताया कि उसमें वेरिएबल का नाम होता है और वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। इसके साथ में ये एसोसिएट होता है स्टोरेज क्लासेस की, आपकी जो वेरिएबल है वो कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा, उस स्टोरेज क्लासेस के बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में 4 तरह के स्टोरेज क्लासेज होते हैं, उनको किस तरीके से हम यूज करते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 12 के अंदर द सी प्री प्रोसेसर, एक सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। चैप्टर नंबर 11 तक हम ये देख चुके थे किस तरीके से सी का प्रोग्राम लिखते हैं, किस तरह से प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलर टास्क को, एक बड़ी टास्क को छोटे छोटे टास्क में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, रिकर्जन फंक्शन क्या होते हैं, डिसीजन कंट्रोल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने ये डिस्कशन नहीं करते सी का प्रोग्राम रन कैसे होता है, कि उसका रन कराने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि लिखना तो एक नोटपैड की फाइल के अंदर होता है, लेकिन वो किस तरीके से जो नॉर्मल हमें जो टेक्स्ट लिखा है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है और हमें एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ आउटपुट शो करता है, ये सब कुछ हमने डिस्कशन करा है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, जिसका नाम है द सी प्री प्रोसेसर। जैसे कि नाम ही डिफाइन है द सी प्री प्रोसेसर, की जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना होता है या प्रोसेस होना होता है उससे पहले जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो सारा कुछ चैप्टर नंबर 12 के अंदर था। जैसे कि उसके अंदर इंक्लूडेड था प्री प्रोसेसर में किस तरीके से हम मैक्रोस को डिफाइन करते हैं, फाइल इंक्लूजन को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 12 के अंदर था। चैप्टर नंबर 13 के अंदर जैसे डेटा टाइप इंटीजर टाइप था जो कि एक वैल्यू को स्टोर रखता है। कैरेक्टर टाइप अगर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता है तो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अब अगर हमें मान लीजिए कि सिंगल टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना है, जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को स्टोर करवाना है अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं 10 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। उन्हीं 10 वेरिएबल का अल्टरनेट जो होता है वो होता है एरे। एरे को हम ये भी कह सकते हैं एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है या फिर डेटा स्ट्रक्चर जिसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, हो गया एरे। एरे के अंदर वैल्यूज क्या होती है, सिमिलर डेटा टाइप होता है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं। अगर 10 वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जगह पर अगर हम केवल सिंगल एरे डिक्लेयर करेंगे जिसकी साइज होगी 10 तो हमारा काम चल जाएगा। तो एरे किस तरीके से यूज करते हैं वो चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 में हम डिस्कस करा 1D एरे, मतलब कि जैसा एरे जो केवल सिंगल डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर कोई ऐसा एरे है जो कि 2 डायरेक्शन में काम करता है, मल्टीपल डायरेक्शन में काम करता है, 2D एरे हो गया, 3D एरे हो गया,
उस तरह के एरेज को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। और इस तरह के कॉलम्स को हमने डिस्कशन करा है चैप्टर नंबर 14 के अंदर। 2D एरे हो गया। मल्टी डायमेंशनल एरे का जो सिंपल सा एग्जांपल होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से रोज डिफाइन होती है, कॉलम्स डिफाइन होती है, इन सब के प्रोसेस को हमने डिस्कशन करा है चैप्टर नंबर 14 के अंदर। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, जिसको कि बोला हमने स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग कुछ नहीं होती है, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो मल्टीपल कैरेक्टर को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करने होंगे, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स हमें पता नहीं कितने यूज करने पड़ेंगे। उसके जगह पे हम कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके अंदर की वैल्यूज को असाइन कर देते हैं। तो सिंपल तरीके से ये स्ट्रिंग बन जाती है। और जब भी कैरेक्टर एरे को एज ए स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके सबसे लास्ट का जो कैरेक्टर होता है वो होता है नल कैरेक्टर, जिसको कि हम बोलते हैं /0। अब ईच कैरेक्टर इन द एरे ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो 1 बाइट एरे को 1 बाइट मेमोरी को स्टोर करता है। अब अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखी है या कोई ऐसा एरे डिक्लेयर कर रखा है जिसके साइज आपने 100 दे रखी है, तो वो 100 बाइट ऑफ मेमोरी को स्टोर करेगा। अब 100 बाइट ऑफ मेमोरी स्टोर करने के बाद उसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर होगी? 99। क्यों? क्योंकि लास्ट कैरेक्टर तो उसका नल कैरेक्टर होगा। द लास्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज नल कैरेक्टर, मतलब कि /0 होगा। स्ट्रिंग एरे जब भी कन्वर्ट होगा, कैरेक्टर एरे टाइप जब भी डिक्लेयर होगा, तो उसके अंदर जो लास्ट की वैल्यू असाइन होगी लास्ट कैरेक्टर की लास्ट इंडेक्स के ऊपर, वो होगी /0। और /0 इज कॉल्ड नल कैरेक्टर। /0 को हम नल कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि हर स्ट्रिंग के लास्ट में पाया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। अब व्हाट इज नल कैरेक्टर? नल कैरेक्टर होता क्या है? /0 को हम नल कैरेक्टर बोलते हैं। /0 एंड नॉर्मल 0 ये दोनों स्ट्रिंग एक कैरेक्टर हैं, लेकिन दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। किस तरीके से? आस्क की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर होती है 0, जबकि आस्क की वैल्यू ऑफ 0 कैरेक्टर जो होता है उसका होता है 48। तो जिस तरीके हम 0 को डिनोट करते हैं सिंगल कैरेक्टर के अंदर, तो वो जो न्यूमेरिकल 0 वैल्यू आती है वो स्टोर होती है, जबकि स्लैश जब लगा देते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम स्लैश लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के आगे, तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगता है कि सिंगल कैरेक्टर ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल परफॉर्म करना है कि नॉर्मल जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये स्ट्रिंग नॉट टर्मिनेटेड बाय /0, the null character is not really a string but merely a collection of character। कैरेक्टर एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर 10, उसके अंदर 10 कैरेक्टर को हम स्टोर कर देते हैं। जब तक उसके अंदर लास्ट में /0 नहीं लगेगा, नल कैरेक्टर को एंड नहीं करवाएंगे, तब तक वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब तक अगर कोई ऐसा कैरेक्टर एरे है जिसके लास्ट में /0 नहीं है, तो केवल और केवल कैरेक्टर एरे होगा, उसको एज हम स्ट्रिंग कंसिडर नहीं कर सकते। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं या कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में स्ट्रिंग नाम से कोई अलग से स्पेशल डेटा टाइप नहीं होता है, ये केवल कैरेक्टर एरे को डिनोट करते हैं। कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट जब हो जाता है जब लास्ट में हमारे पास में /0 आ जाता है। तो उसका नॉर्मल डिक्लेरेशन होता है कैरेक्टर डेटा टाइप है, उसके बाद में वेरिएबल का नाम होगा, उसके अंदर जो कैपिटल ब्रैकेट्स हैं, कैपिटल ब्रैकेट्स के बीच में साइज हम डिफाइन कर देते हैं कि इस साइज का कैरेक्टर एरे हमें डिक्लेयर करना है। तो str_name is any name given to the string value। अब बात ये होती है कि str_ जो नेम दिया हुआ है या string_name जो दिया हुआ है, ये एक वेरिएबल का नाम है। इसके ऊपर वो सभी रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। साइज के एक इंटीजर वैल्यू है जो ये डिफाइन करते हैं कि जो कैरेक्टर एरे है उसके अंदर कितने कैरेक्टर आने वाले हैं। जैसे अगर 10 की कैरेक्टर आने वाला है तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग नेम कैपिटल ब्रैकेट में 10 डाल देंगे, जो कि 10 वैल्यूज को स्टोर करके रख सकती है। लेकिन 10 वैल्यूज में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो सबसे लास्ट का जो कैरेक्टर हो तो /0 होगा, तो अल्टीमेटली जो 10 कैरेक्टर का हम वैल्यू डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर एरे, तो उसके अंदर हमारी तरफ से केवल 9 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से कैरेक्टर एरे को या स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करा जाता है और वो किस तरीके से जो नॉर्मल हमारे एरे होता है उससे डिफरेंस होता है। ओके, थैंक यू।